नमस्कार साथियों, स्वागत है तक्षशिला यूके में। हमारी बड़ी सुंदर सी क्लास हिस्ट्री की हमेशा से चली आ रही है, जिसमें हम लोग 4 क्लासेस देख चुके हैं हिस्ट्री के पार्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं चार्टर एक्ट्स। आज 5वीं क्लास है, जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैं पॉलिटी को अलग कर दूंगा और साथ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री को अलग कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन चैप्टर हैं, आप कॉमन ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी की लगातार क्लासेज आ रही हैं, उन क्लासेस को आप देखिए और अच्छे से प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए। इसके अलावा अगले हफ्ते से आपके टेस्ट वगैरह स्टार्ट होंगे, तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पर जाकर के आप चैनल ज्वाइन अवश्य कर लें, ताकि आप हमारे जो टेस्ट होंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, उसमें सवाल कैसे बने हैं या कैसे सवाल बन सकते हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए टेलीग्राम पे आपको मेरे साथ होना चाहिए, ताकि हम अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाएँ। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग चार्टर एक्ट देख चुके हैं। आज हमें जो देखना है वो देखना है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। देखो, एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पिक्सल बढ़ाइए। पिक्सल सही देखोगे 720 पे, तो बहुत अच्छे से आपको क्वालिटी दिखाई देगी। देखो, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ये बात समझ में आने लग गई कि अगर हमें भारत में टिकना है या अगर हमें लंबे समय तक यहाँ काम करना है, तो हमें भारतीयों को अपने साथ लेकर के आना पड़ेगा। और अगर भारतीयों को अपने साथ लाना पड़ेगा तो उन्हें ज़्यादा चीज़ें मुहैया करानी पड़ेंगी, ज़्यादा छूट देनी पड़ेंगी। इसी के चलते हुए इस 1861 के अधिनियम में सबसे पहला काम क्या करा गया, जो गवर्नर जनरल था उसकी जो परिषद थी, उस परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, सदस्यों की संख्या क्या करी गई, बढ़ाई गई। बढ़ाने के साथ यहाँ क्या करा गया कि मिनिमम कितने सदस्य होंगे, 6, और मैक्सिमम सदस्य होंगे 12। और इसी के साथ परिषद के अंदर भारतीय लोगों की मौजूदगी शुरू हुई। भारतीय लोगों का मनोनयन हुआ। ठीक है, भारतीय लोगों का एक तरीके से मनोनयन हुआ, और ये मनोनयन जो होता था वो 2 वर्ष के लिए होता था। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भारतीय लोगों का मनोनयन शुरू हुआ और ये 2 वर्ष के लिए। शुरुआती दौर में 3 भारतीयों को शामिल करा गया था। कितने? 3। आप बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर आपके एक व्यक्ति थे सर दिनकर राव। ठीक है, 3 लोगों का नाम की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए 3 भारतीयों को शुरुआत में यहाँ पर डाला गया। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, देखो गवर्नर जनरल को हमेशा ताकत देने की बात हो रही है, यानी कि गवर्नर जनरल जितना ताकतवर हो जाएगा वो उतना ही लाभ ब्रिटिश सरकार को पहुँचा पाएगा, कि उस पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैं गवर्नर जनरल लिख रहा हूँ, आप गवर्नर जनरल कह सकते हैं, वायसराय भी कह सकते हैं, कोई लोड लेने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या करा गया, गवर्नर जनरल को ये शक्ति दी गई कि ये क्या कर सकता है, नए प्रांतों का सर्जन, यानी कि नए प्रांत बना सकता है। और जब नए प्रांत बना सकता है तो उन प्रांतों के अंदर जो गवर्नर की जरूरत पड़ेगी, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी ये व्यक्ति कर सकता है। ध्यान रखना कि नए प्रांतों का सृजन कर सकता है, और उन जो नवसृजित आपके प्रांत होंगे उनमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी क्या कर सकता है, ये कर सकता है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को ये छूट भी दी गई कि वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है, अभी लोड नहीं लेना ज़िंदगी में बिल्कुल भी। बाकी जैसे धीरे धीरे पॉलिटी में जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, बस ये आप लोड मत लीजिए कि अभी समझिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई अपना कानून, आप कह सकते हैं कि मैं अपनी बात को मनवाने के लिए क्या कर सकता हूँ, अध्यादेश जारी कर सकता हूँ, एक प्रस्ताव है ना। और इस अध्यादेश की जो अवधि रखी गई वो कितनी रखी गई, 6 माह रखी गई। अभी केवल इतना समझिए,
बाकी चीज़ें धीरे धीरे आगे समझेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, 6 मिनिमम करे गए, 12 मैक्सिमम करे गए। साथ साथ भारतीयों का मनोनयन यहाँ शुरू हुआ। इसके अलावा गवर्नर जनरल को नए प्रांतों के सर्जन की अनुमति मिली और नए प्रांतों में जो नवसर्जित प्रांत होंगे उसके अंदर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, साथ साथ अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और ये सब चीज़ें आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो पेपर में अभी वीडियो के पेपर में सवाल यहीं से बना था, वो बहुत सारे बच्चों ने गलती भी किया और बहुत सारे बच्चे कहते हैं शायद यहाँ गलती है, ये है, वो है। हालांकि शायद उन लोगों को ये बात पता ना हो, तो मैं थोड़ा सा वहाँ जिक्र करता हूँ। देखो यहाँ हुआ क्या था, इस समय लॉर्ड कैनिंग कौन है, वो वाइसराय है या गवर्नर जनरल, जो भी कहना चाहें आप। 1859 में एक पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। ये पोर्टफोलियो एक्चुअली क्या है, देखो पोर्टफोलियो एक तरीके से ट्रायल था, यानी कि एक पूरे विभाग की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को सौंपना, वो क्या था, पोर्टफोलियो था। जैसे आपने कई बार अकाउंट अगर आप खोलते हैं, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ भी पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, यानी कि एक पूरे अकाउंट की जिम्मेदारी या एक पूरे विभाग की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी गई, उसी को पोर्टफोलियो कहा गया। और उसे इस बात के लिए जिम्मेदारी दी गई कि आप बिना गवर्नर और परिषद के सहमति के कोई भी निर्णय लेने के लिए आपको अधिकार मिलता है। तो ये एक तरीके से पोर्टफोलियो प्रणाली था, पेपर में आया था 1861। बिल्कुल ये जो ट्रायल पोर्शन था ये बिल्कुल बेहतर बना, और 1861 में इसी पोर्टफोलियो को क्या करा गया, विभागीय प्रणाली से हम लोगों ने इसे स्थानांतरित किया गया। तो ध्यान रखना 1861 में क्या चलाई गई, कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत, एक तरीके से यही पोर्टफोलियो प्रणाली ही क्या बनी, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। और जब विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई तो इसी को मैं कह सकता हूँ कि भारत में मंत्रिमंडल की नींव डलती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है, कि मंत्रिमंडल की नींव, मंत्रिमंडल की नींव। जैसे वर्तमान में भी आप लोग देखते होंगे गृह मंत्रालय अलग है, रक्षा मंत्रालय अलग है, वित्त मंत्रालय अलग है, यानी कि पूरे विभाग अलग अलग आदमियों को सौंपे गए। उसी को हमने पोर्टफोलियो प्रणाली कहा था, और यही पोर्टफोलियो प्रणाली 61 में क्या बनी, विभागीय प्रणाली बनी। देखो कितना अच्छा सवाल है, यही सवाल पेपर में पूछा, और जिन बच्चों को नहीं पता तो वो बहुत गलती करके आ गए यहाँ पे। तो मेरी बात समझ में आई। देखो इसके अलावा यहाँ क्या करा गया, विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया, ठीक है। यानी कि अगर आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीयकरण की नीति अपनाई गई थी, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधीन कर दिए गए थे किसे, इन्हें आपको मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को। यहाँ जस्ट उसका उल्टा करा गया कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को व्यवस्थापिका का अधिकार वापस दिया गया, ठीक है। ये बम्बई व मद्रास को व्यवस्थापिका का अधिकार वापस दिया गया। इसी को हमने क्या कहा, विकेंद्रीकरण करा गया, यानी कि सत्ता एक आदमी के हाथ में ना रखे, उसे अलग अलग करने की कोशिश करी गई, और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। और इसने ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को क्या कर दिया, पलट के रख दिया। देखो मैं बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बनाऊंगा कि किस भारत परिषद अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पूरी तरीके से समाप्त किया। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861 ने इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकरण की नीति चलाई गई थी, और यहाँ पर हमें देखने को मिली विकेंद्रीकरण की नीति। तो ये था आपका भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम, 1873 के अधिनियम में क्या है थोड़ा सा देखते हैं। चलिए 1873 का अधिनियम, अगर सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, बात कुछ समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे दोस्तों यार शेयर कर दो भाई, अगर हो सके तो आप लोग यार भाई, है ना, शेयर कर दो यार। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर जोश है, वो जोश दिखाओ भी तो सही, लोगों तक पहुंचाओ यार, जब भी तो मजा आएगा, है ना। पहुंचाओ लोगों तक भी चीज़ों को। देखो 1873 के अधिनियम को देखो। अगर आपको मैं बताऊं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी
तो आप एकदम कह दोगे सर 1600 में बनी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भंग कब हुई, तो शायद आप में से 99% लोग ये आंसर ना कर पाएँ, और उनका मिलन हो जाएगा परमात्मा से, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा, बेहोश चक्कर खा के गिर जाओगे। इसलिए 1873 का अधिनियम जानना जरूरी है। इसमें यह नियम बनाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। बात को सुनना कि 1873 के अधिनियम में सुनिश्चित ही करी गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो व्यापार कर रही थी, और आपने देखा कि 1857 के बाद उससे सारी शक्ति छीन ली गई है, किसके हाथ में आ गई है? ब्रिटिश सम्राट के हाथ में। तो यहाँ ये बात तय करी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, और इसी के तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC को औपचारिक रूप से भंग किया गया। औपचारिक रूप से भंग किया गया, ठीक है। इसे क्या किया गया? औपचारिक रूप से भंग किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक। तो ये ध्यान रखना 1873 का अधिनियम है। इस अधिनियम के साथ एक शाही उपाधि अधिनियम 1876 भी है, ये भी देख लो। शाही उपाधि अधिनियम 1876, इसमें क्या करेगा? देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। क्या किया गया? इन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, यानी कि 28 अप्रैल 1876 के बाद जो महारानी विक्टोरिया थी वो भारत की अब क्या होंगी? एक साम्राज्ञी होंगी। भारत पूर्ण रूप से इनके अधीन क्या करेगा? काम करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बातें मैंने आपको बताई 1873 का अधिनियम और शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, एक टॉपिक और करा रहा हूँ आज, भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892। देखो भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके बाद क्या है, इसमें क्या क्या है उसे देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ फिर से वही बात देखी गई, और जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसकी संख्या में और इजाफा करा गया। अभी आपने देखा कि कितनी थी? 6 से 12 थे। अभी केंद्रीय विधान परिषद की संख्या में फिर से इजाफा हुआ। केंद्रीय विधान परिषद की संख्या फिर से बढ़ाई गई, और अब संख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 10 और मैक्सिमम 16 होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ विधान कराया गया कि केंद्रीय विधान परिषद के अंदर हम लोगों की संख्या बढ़ाएंगे, ताकि हम भारत को और भारत लोगों को ये एहसास दिला सके कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ हम अपने आप को टिका कर रख सके। ये अंग्रेजों की एक तरीके से सोच थी, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या था कि जो भारतीय सदस्य इस परिषद के अंदर बैठेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनमें बजट जब बनता है, यानी देश का जो बजट बनेगा, बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी कि आप क्या कर सकते हो, भारतीय सदस्यों को यहाँ पर अधिकार दिया गया, क्या? बजट पर बहस कर सकते हो और प्रश्न पूछ सकते हो, ये अधिकार दिया, ठीक है। दूसरा देखो, एक तरीके से यहाँ क्या था कि यहाँ ये जो केंद्रीय विधान परिषद थी, इसके अंदर जो सदस्य बनेंगे, सदस्य रखे जाएंगे, उन्हें एक तरीके से सहमति के अनुसार यहाँ पर रखा जाने लगा। यानी कि अभी तो हमने मनोनयन किया था, अब मनोनयन नहीं हो रहा है कि एक तरीके से सहमति
होती थी सदस्यों की, अन्य सदस्यों की, तब किसी सदस्यों को यहाँ पर लाया जाता था। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत यहाँ देखने को मिलने लग गई है। ठीक है, किसकी ये इंपॉर्टेंट विशेषता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। ठीक है, ध्यान रखना क्या होती है, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती हुई नजर आती है। और इन सब चीज़ को देखते हुए मैं एक निष्कर्ष भारत परिषद अधिनियम 1892 से निकाल सकता हूं कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तथा अंशतः यही तो व्यवस्था है संसद की। संसद में तो ऐसी ही है, राज्यसभा, लोकसभा, हम पढ़ेंगे एक एक चीज़ को वहाँ बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तथा अंशतः संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ करता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली व अंशतः, या मानी कि बिल्कुल शुरुआती संसदात्मक व्यवस्था की शुरुआत तो ये करता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, वीडियो शायद ज़्यादा लंबी तो नहीं है आप लोगों के लिए, छोटी है, लेकिन इतनी जानकारी अगर आप इसमें रखेंगे तो काम आएगा। क्यों? क्योंकि मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे भारत सरकार अधिनियम आपको 1909 पढ़ाना है, यानी कि बहुत अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है, तो उसे धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। तो अगर मैं इस वीडियो में बनाता तो ये बहुत लंबी बन जाती, फिर 1919 और फिर 1935 अंतरिम मंत्रिमंडल, ठीक है, संविधान सभा कैसे बनी, तो ये सब चीज़ें मैं संविधान वाले पार्ट में डालूंगा, अब अलग अलग करूंगा। बस 1935 तक मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसे समझ जाइए, फिर अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे। देखिए टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लें आप सभी लोग। इसके अलावा अगर हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपको लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट कोर्स करा के दूंगा, एक एक चीज़ समय से पहले पूरी करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।